ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, संवेदा ई उर्दू के तहत आज हम जमात शशुम मज़मून रियाज़ी के 12वें सबक निस्बत और तनासब के बारे में रोशनी डालेंगे। तो इस सबक के तहत हम देखेंगे कि निस्बत किसे कहते हैं और तनासब क्या है, और जो है इसका आम ज़िंदगी में किस तरह से इतलाक़ होता है। तो निस्बत और तनासब की तारीफ़ और उसके बारे में मज़ीद जानकारी देने से पहले हम ये देखेंगे कि हम हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में दानिस्ता व नादानिस्ता तौर पर निस्बत और तनासब का जो है लाशऊरी तौर पर हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो है मिसाल के तौर पर जब हम बाज़ार को कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, या जो है फ़र्ज़ कीजिए कि हम जो है किसी दुकान पर या बाज़ार को जो है तरकारी लाने के लिए जाएं, हमको प्याज ख़रीदना है, तो हम 2-4 दुकानों में जो है उसकी तफ्तीश करके जो है जहाँ पर हमें जो है कम कीमत में जो है प्याज मुहैया है, दस्तयाब है, वहाँ से हम जो है ख़रीदते हैं। अब आप एक दुकानदार के पास गए तो उसने आपसे कहा कि फ़ी किलो 50 रुपये से जो प्याज दे रहा है, तो आप फिर और अगली दुकान पे जाएंगे, वहाँ पर वो कहेगा कि आपको जो है 100 रुपये में जो है 2.5 किलो प्याज वो जो है दे रहा है। तो यहाँ पर आपके जो है ना दिमाग में जो है ऑटोमेटिक एक अमल होता है, उस अमल को जो है हम इकाई का अमल कहते हैं, यूनिटरी मेथड कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो दूसरी दुकान पर जो उसने कीमत बताई थी कि 100 रुपये में 2.5 किलो प्याज, तो हम उसको क्या करते हैं, पहले 1 किलो की कीमत क्या होगी उसका जो है हम पता अपने दिमाग में अमल करके उसका जो है कीमत मालूम करते हैं। तो हमें जो है उस अमल के बाद जो है 1 किलो प्याज की कीमत जो है 40 रुपये जो है हासिल होती है। तो लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि दूसरी दुकान वाला जो है प्याज कम कीमत में दे रहा है बनिस्बत पहली दुकान वाले के। वहाँ पर जो 50 रुपये फ़ी किलो थी और इसके पास जो है 40 रुपये फ़ी किलो है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दो चीज़ों का, दो मकदारों का मवाजना किया, और हमें ये पता चला कि कौन सी कीमत जो है जिसको कौन सी मकदार की जो वैल्यू या कीमत कम है, तो वहाँ पर से हमने जो है चीज़ की ख़रीदारी की। इसी तरह से हम हमारे ज़िंदगियों में जो है ना कई चीज़ों का जो मवाजना करते हैं, जैसा कि हम जो है किसी की खूबसूरती का मवाजना करते हैं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो कम खूबसूरत है, वो ज़्यादा गोरा है, ये जो है ना कम गोरा है, या जो है हम जो है लंबाइयों का मवाजना करते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, या हम जहानत का मवाजना करते हैं, कोई ज़्यादा ज़हीन है, कोई कम है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम जो है ना 2 या उससे ज़्यादा अशिया का मवाजना करते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है सामने हमारे आती है, मवाजना करने के लिए या तक़ाबुल करने के लिए, या जिसको हम कंपैरिजन कहते हैं इंग्लिश में, वो करने के लिए मिनिमम जो है कम अज़ कम 2 जो है अशिया की दरकार है। जो 2 या उससे ज़्यादा अगर शय हो तभी हम जो है उनका मवाजना कर सकते हैं, उनकी जो है मुख्तलिफ़ मकदारों के हिसाब से, या तो लंबाई हो सकता है, या वज़न के हिसाब से हो सकता है, या उसकी जो है ख़ूबसूरती के हिसाब से, जहानत के हिसाब से, जसामत के हिसाब से, या चौड़ाई के हिसाब से, या ऊंचाई के हिसाब से। इस तरह से हम जो है मुख्तलिफ़ अशिया का मवाजना करते हैं। अज़ीज़ तलबा, तो जो आज हम हमारी क्लास में जो जमात शशुम का जो मज़मून निस्बत और तनासब देख रहे हैं, तो चलिए आइए मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हम किन किन चीज़ों का मवाजना करते हैं, चंद एक मखसूस मिसालें हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तादाद का मवाजना। तो हमारे पास जो है आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक का नाम अवनी है और एक का नाम शिरी है। अवनी और शिरी की जो है एक हैबिट है, उनकी एक आदत है कि वो एक स्क्रैप नोटबुक मेंटेन करती हैं, रखती हैं। स्क्रैप नोटबुक में वो क्या करती हैं, अपनी ज़िंदगी में जो मखसूस चीज़ें उन्हें मिलती हैं, ख़ास चीज़ों को वो जमा रखती हैं ताकि आगे चलकर उससे वो महजूज़ हो सकें, वो अपनी यादों को जो है ताज़ा कर सकें। तो इसी तरह से एक दिन वो अपनी स्क्रैप नोटबुक में
चंद फूल जमा करके उस नोटबुक में रखना चाहती हैं, तो उस फूल की तलाश में वो निकलती हैं। तो अवनी को जुमला 30 फूल वो जमा करती है और श्री जो है जुमला 45 फूल जमा करती है। तो यहाँ पर हमको दो मकदारें मिल गई। वो दो मकदारें क्या हैं? वो तहदाद की सूरत में हैं, वो एक अदद की सूरत में है। एक के पास 30 फूल हैं और एक के पास जो है 45 फूल है। लिहाजा यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे जहन में एक मवाज़ना, एक तक़ाबुल पैदा हो जाता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि किसके पास फूल ज़्यादा हैं, किसके पास कम हैं। उनके दोनों के दरमियान जमाशुदा फूलों का फ़र्क हम मालूम करते हैं अमल तफरीक के ज़रिए। तो श्री के पास चूँकि 45 फूल थे और अवनी के पास चूँकि 30 फूल हैं, तो लिहाजा 45 में से 30 हम तफरीक करें तो 15 फूल ज़ायद मौजूद हैं। किसके पास? ये श्री के पास जो है मौजूद हैं। तो इससे क्या नतीजा अख़ज़ हुआ? हम ये कह सकते हैं कि श्री ने अवनी से 15 फूल ज़्यादा जमा किए। यहाँ पर तहदाद का मवाज़ना हुआ और हमें ये पता चला कि किसके पास कम तहदाद है, किसके पास ज़्यादा तहदाद है। इसी अब आगे देखिए अशिया का मवाज़ना। मुख्तलिफ़ अशिया, दो या दो से ज़्यादा अशिया जो है उनका मवाज़ना हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दो बोतल दिखाई गए हैं। एक का नाम ए और एक का नाम बी दिया गया है। ये दो बोतल में हम जो है ना, जैसे ही इसको हम देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि ए जो है, ए बोतल की जसामत बी से कम है या बी की जसामत ए से ज़्यादा है। यहाँ पर हमको ज़्यादा और कम का जो है फ़र्क मालूम हुआ मवाज़ना करने के बाद। तब सवाल ये पैदा होता है, एक बार जो है किसी दो अशिया का मवाज़ना करने के बाद क्या इनकी जो जसामत की हैयत है वो वही क़ायम रहती है या वो तब्दील हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल वो तब्दील हो सकती है। और कब तब्दील हो सकती है? अगर इन दो अशिया को और एक तीसरी शय के साथ अगर मवाज़ना किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो इन दो अशिया जो पहले जिनकी तारीफ़ें बयान की गई थी कि एक की जसामत कम, एक की जसामत ज़्यादा, तो उन तारीफ़ों में फ़र्क पड़ सकता है अगर इनको किसी तीसरी शय से कंपेयर किया जाए, तक़ाबुल किया जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर और एक बोतल दिखाई गई है जो सी नाम की है। इसकी जसामत ए और बी से और बड़ी है। तो हमने पहले क्या कहा था, जब शुरू में आपको जो है स्क्रीन पर दिखाया था, ए और बी दो बोतल दिखाए गए थे, जिसमें ए छोटी जसामत वाली बोतल थी और बी बड़ी जसामत वाली थी। मगर अब जब तीसरी शख्स उनके सामने रखी गई और एक बोतल रखी गई तो ये इन दोनों से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन तीनों में सी ज़्यादा बड़ी है, बी जो है दरमियानी है और ए जो है कम जो है जसामत वाली बोतल है। तो अब जो कम है क्या वो हमेशा कम रहेगी? बिल्कुल नहीं। अगर इसको और एक बोतल से हम कंपेयर करें, आप अपने स्क्रीन पर देखिए बोतल डी, तो ये जो है ए से भी कम जो है इसकी जसामत है। तो इससे बात ये उभर कर आई, शुरू में हमने देखा निस्बत के खुसूसियात में कि जो है किसी दो चीज़ों मवाज़ना करने के लिए मिनिमम जो है कम से कम दो अशिया की ज़रूरत है। दो या दो से ज़्यादा अशिया हो तभी मवाज़ना मुमकिन है, सिर्फ एक का मवाज़ना नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अब इस स्क्रीन पर जो है ना नज़र डालने के बाद, इस जो है तस्वीर पर नज़र डालने के बाद ये बात उभर के आई कि जो है दो चीज़ों का मवाज़ना करने के बाद अगर तीसरी शय और एक सामने लाई जाए तो उनकी जो है जसामत की जो तारीफ़ हमने बताई थी उसमें जो है तब्दीली आ सकती है। तो आइए और एक जो है सिचुएशन और एक मौका हम देखते हैं, जानदारों का मवाज़ना। तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए एक टिड्डा दिखाया गया है और उसके बाजू जो है एक चिमटी दिखाई गई है। इन दोनों की जो है देखते ही हमारे सामने जो है ये बात जहन में आ जाती है, ये बात समझ में आ जाती है कि टिड्डे की जसामत चिमटी की जसामत से ज़्यादा है या चिमटी की जसामत टिड्डे की जसामत से कम है। अब कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसका जो है ना हम उसके अगले जो है चंद सवालात हल करते हुए हम मालूम कर लेंगे कि जो है जसामत कम और ज़्यादा कितने गुना है, कितने गुना कम है, वो देखें। फिल वक्त के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई टिड्डा बड़ा है और चिमटी छोटी है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर टिड्डे की जो है लंबाई 5 सम है या 5 सेंटीमीटर है और जो है चिमटी की जो लंबाई है वो जो है 5 mm है, मिलीमीटर है, तो दोनों की जो है दोनों आदात सेम है, 5 इधर भी है और उधर भी 5 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों की आदत 5-5 है, दोनों बराबर हैं, हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो है दोनों की इकाइयाँ मुख्तलिफ हैं। टिड्डा जो है 5 सेंटीमीटर में दिया गया है और चिमटी 5 मिलीमीटर में दी गई है। तो लिहाजा यहाँ पर और एक नुक्ता ये उभर के आया
کہ جو ہے چیزوں کا موازنہ کرنے کے لیے ان کی اکائیوں کا یکساں ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ہی اکائی میں ہو تو اسی وقت موازنہ ممکن ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں صرف کہ جو ہے چیونٹی ٹڈے سے کتنے گنا چھوٹی ہے، یا ٹڈا چیونٹی سے کتنے گنا بڑا ہے، یا کتنی چیونٹیاں ملا کر ایک ٹڈے کی جسامت کے برابر ہو سکتا ہے، اس کی لمبائی کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسی ٹڈے کو لیں گے، اس کے بازو میں ہم کیا کریں گے؟ ایک کے بعد دیگرے جو ہے چیونٹیوں کی ایک قطار بنائیں گے، ان کو پیچھے ایک کے پیچھے ایک رکھتے ہوئے جو ہے دیکھیں گے کہ ایک ٹڈے کی لمبائی کے برابر ہونے کے لیے کتنی چیونٹیاں درکار ہیں۔ تو یہاں پر ہم 1 بائی 1 رکھتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر ایک چیونٹی رکھی گئی، اس کے پیچھے دوسری رکھی گئی، اس کے پیچھے تیسری رکھی گئی، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر آٹھویں اور نویں اور 10ویں۔ تو لہٰذا عزیز طلبہ، ہم آپ جو ہے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈڈے کی لمبائی برابر ہے اگر 10 چیونٹیاں جو ہے ایک کے بعد دیگرے ایک کے پیچھے ایک جو ہے رکھی جائیں۔ تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ٹڈے کی جسامت چیونٹی کی جسامت سے 10 گنا بڑی ہے، یا چیونٹی کی جسامت ٹڈے کی جسامت کا 10واں حصہ ہے۔ تو آئیے اب ہم ڈیٹیل میں تفصیلاً ان نسبت کے بارے میں سیکھیں گے۔ نسبت کیا ہے، اس کا اطلاق جو ہے کہاں ہوتا ہے، اور عام زندگی میں اس کا ہم جو ہے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے نسبت سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا شروع میں، نسبت میں جو دو چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہے دوسری کے کتنے گنا بڑی ہے یا کتنے گنا چھوٹی ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہی تعریف یہاں پر دی گئی ہے، دو مقداروں کا ایسا موازنہ جس سے ایک مقدار دوسری کے کتنے گنا ہے پتہ چلتا ہو تو اس کو نسبت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دو مقداروں کا ہونا ضروری ہے، منیمم کم از کم 2 مقداروں کا ہونا ضروری ہے، 2 سے زائد ہو سکتی ہیں مگر کم از کم 2 مقداروں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک مقدار سے نسبت کا ایک مقدار ہو تو نسبت جو ہے نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے دوسرا جو ہے نقطہ کیا ہے، یہاں پہ دو مقداروں کا موازنہ تبھی ممکن ہے جب ان کی اکائیاں یکساں ہوں، ان کی جو ہے ناپنے کی اکائیاں یکساں ہوں۔ جیسے شروع میں نے بتایا ٹڈے کی اور چیونٹی کی مثال لیتے ہوئے، ٹڈا جو ہے سینٹی میٹر میں بتایا گیا تھا، چیونٹی جو ہے ملی میٹر میں بتائی گئی تھی، لہٰذا دونوں کا موازنہ ممکن نہیں تھا۔ ہم نے اس کو جو ہے کیا کیا، ان کی جسامت کی جو ہے نا جسامت دیکھتے ہوئے جو ہے ان کی کتنے گنا بڑی ہے کتنے گنا چھوٹی ہے معلوم کیا۔ مگر یہاں پر نسبت میں جو ہے چیز دونوں مقداروں کی اکائیاں یکساں ہونا اشد ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے، نسبت کو ایک جو ہے نا علامت دکھائی گئی آپ کے اسکرین پر، دو نقاط ہیں، ایک اوپر ایک نیچے، جس کو کولن کہتے ہیں، علامت سے ظاہر کرتے ہیں، اس علامت سے نسبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک جو ہے نا ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں، نسبت اور کسر میں جو ہے ایک تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے دیکھیے، اگر کوئی ایک کسر ہے a/b تو اس کو ہم نسبت میں لکھ سکتے ہیں کس طرح سے، a/b مساوی ہوتا ہے a نسبت b۔ اس کو ہم کیسا پڑھیں گے، a/b مساوی ہے a نسبت b، a/b کسر میں ہے، a نسبت b جو ہے نسبت میں ہے۔ جس طرح کسر میں a کو شمار کنندہ اور b کو نسب نما کہتے ہیں، اسی طرح سے نسبت میں جو پہلا رکن ہے، 2 رکن ہوتے ہیں نسبت میں، جہاں پر دکھایا گیا ہے a پہلا رکن ہے اور b دوسرا رکن ہے، تو پہلے رکن کو ہم کہتے ہیں مقدم اور دوسرے رکن کو ہم کہتے ہیں مؤخر۔ تو یاد رکھ لیجئے، نسبت میں 2 ارکان ہیں، پہلا رکن مقدم کہلاتا ہے، دوسرا رکن مؤخر کہلاتا ہے۔ جس طرح سے کسر کو ہم نے نسبت میں تبدیل کیا، اسی طرح سے نسبت کو بھی جو ہے ہم کیا کریں گے، کسر میں تبدیل کریں گے۔ a نسبت b مساوی ہے a/b، تو یعنی کہ اگر کسر ہے تو نسبت میں لکھ سکتے ہیں، نسبت میں ہے تو کسر میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، نسبت میں پہلا رکن مقدم کہلاتا ہے اور دوسرا رکن مؤخر کہلاتا ہے۔ تو نسبت کی ایک، آئیے طلبہ نسبت کی ایک ہم جو ہے دلچسپ صورت پہ جو ہے غور کرتے ہیں۔ ایک جو ہے نا عام زندگی میں ایک سچویشن ہے، ایک صورت ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ آپ کے جو ہے نا اسکرین پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے جس میں 2 اشخاص ہیں، ایک کا نام روی ہے، ایک کا نام رانی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا ہے، دونوں اشخاص مل کر ایک بزنس، ایک تجارت شروع کرتے ہیں۔ تجارت شروع کرنے کے بعد دونوں نے تجارت کی شروعات میں جو ہے 2 نسبت 3 کی نسبت سے رقم لگائی، یعنی کہ 2 حصے روی نے لگائے
اور 3 حصے رانی نے رقم لگائی جب وہ بزنس وہ تجارت شروع کر رہے تھے. اس کے بعد 1 سال تک وہ تجارت کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے نا ان کو 1 سال کے بعد جب وہ کیلکولیشن کیے, جب انہوں نے جو پورا حساب کتاب کیا تو یہ پتہ چلا کہ دونوں نے جملہ 4 لاکھ روپیوں کا منافع کمایا ہے. تو شروع میں انہوں نے رقم کتنی لگائی تھی؟ روی نے 2 کی نسبت سے لگائی تھی اور رانی نے 3 کی نسبت سے لگائی تھی. اب وہ منافع جو ہے نا 4 لاکھ کا ہوا ان کو. تو اب یہاں پر ایک سوال پیچیدہ یہ پیدا ہوا کہ روی نے کہا کہ چونکہ ہم 2 پارٹنر ہیں, یہ 4 لاکھ روپئے 2 برابر حصوں میں بانٹ لیں گے ہم, ایک حصہ رانی کو ملے گا, ایک حصہ مجھے ملے گا, روی کو بول کر اس کا کہنا تھا. مگر رانی نے کیا کہا؟ رانی نے کہا کیونکہ میں نے جو ہے زیادہ رقم لگائی ہے شروعات میں نے 3 حصے میں نے لگائے ہیں, اس لیے لہٰذا مجھ کو زیادہ جو ہے منافع کی رقم ملنی چاہیے. اب یہ دونوں میں جو ہے بحث پیدا ہو گئی, گفتگو دونوں میں جو ہے ایک جو ہے دونوں کی رائے میں ایک تضاد پیدا ہوگا. سب دونوں کیا کریں؟ تو طلبہ روی اور رانی میں کس کا بیان صحیح ہے آپ بتائیے, تھوڑا غور و فکر کیجئے. ویری گڈ. تو غور و فکر کرنے کے بعد ہم کو یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر رانی کا بیان درست ہے. وہ کیسے؟ تو جملہ دونوں نے 5 حصوں میں سے 2 حصے روی نے لگائے, 3 حصے جو ہے رانی نے لگائے. تو جملہ یہاں پر 2:3 میں 2 ارکان ہیں, پہلا رکن 2 ہے اور دوسرا رکن 3 ہے. ان دونوں کو ہم جمع کریں گے. ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد ہم کو جملہ 5 جو ہے حاصل ہوتا ہے. جملہ یعنی کہ اس منافع کی رقم کے 5 حصے ہوئے, 5 حصے میں جو ہے 2 حصے کسے ملیں گے؟ روی کو ملیں گے, اور جو ہے 3 حصے جو ہے کسے ملیں گے؟ رانی کو ملیں گے. تو اب ان 2 اور 3 حصوں کی قیمت کیا ہوتی ہے, اس کی مقدار کیا ہوتی ہے, ویلیو کیا ہوتی ہے, ہم معلوم کریں گے. آئیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ روی کا منافع. روی کا منافع معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ضابطہ ہے, روی کے حصے بٹے جملہ حصے ضرب کل منافع. تو یہاں پر روی کو کتنا منافع ہوا معلوم کریں. روی کے پاس روی نے کتنے حصے رقم لگائی تھی طلبہ؟ روی نے 2 حصے لگائے تھے. تو 2 اس کا جو ہے نا حصے ہم لکھیں گے بٹے جملہ حصے کتنے ہوئے؟ جملہ 5 حصے ہوئے. ہم نے معلوم کیا تھا جمع کے طریقے سے. کل منافع کتنا ہوا؟ کل منافع 4 لاکھ روپئے ہوا. تو ہم اس کو حل کریں گے, تقسیم کریں گے. اب ان 4 لاکھ کو جو ہم کیا کریں گے, جو نسب نما میں 5 ہے اس 5 سے جو ہے ہم تقسیم کریں گے. تو یہاں پر 5 × 5 اور ادھر اوپر دیکھیے 5 × 8 = 40 ہوا, اور بقیہ 4 صفر ہم نے لکھے. اس کے بعد روی کا منافع مساوی ہے 2, شمار کنندہ میں 2 بچا, اور ضرب ادھر کیا بچا؟ 80,000 روپئے بچا. تو اب ان دونوں کو ضرب دیں گے. روی کا منافع مساوی ہے 2 ضرب 80,000 کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,60,000 روپئے کا منافع روی کو دیا جائے گا. یعنی کہ اس نے 2 حصے رقم لگائی تھی, اس حساب سے منافع میں اس کو جو ہے 2 حصے کا منافع ہوا, لہٰذا 1,60,000 روپئے جو ہے روی کا منافع ہوا. اسی طرح سے اب رانی کا منافع کتنا ہوا وہ ہم معلوم کریں گے. رانی کا منافع مساوی ہے رانی کے حصے بٹے رانی جملہ حصے ضرب جو ہے کل منافع. جس طرح سے ہم نے روی کا منافع معلوم کیا تھا 1,60,000 روپئے حاصل ہوئے تھے, اسی طرح سے ہم رانی کا منافع بھی معلوم کریں گے. رانی کا منافع مساوی ہے, رانی کے حصے کتنے تھے بھائی؟ رانی کے 3 حصے تھے بٹے جملہ حصے کتنے تھے؟ جملہ حصے 5 ضرب کل منافع کتنا ہوا؟ ہمیں معلوم ہے کل منافع 4 لاکھ. اب ہم کیا کریں گے؟ پھر اسی طرح سے وہی عمل دہراتے ہوئے 4 لاکھ کو 5 سے تقسیم کریں گے. ہاں 5 × 5 5 × 8 = 40. تو بقیہ جو ہے 4 صفر ہم لکھیں گے. لہذا رانی کا منافع مساوی ہے 3 ضرب 80,000. تو اب 3 کو 80,000 سے ضرب دیجئے طلبہ. رانی کا منافع مساوی ہے, دیکھیے طلبہ رانی کا منافع مساوی ہے 3 ضرب 80,000. 3 کو 80,000 سے ضرب دینے پر کیا حاصل ہوا؟ 2,40,000. تو روی کو جو ہے 1,60,000 روپے ملے اور رانی کو 2,40,000 روپے ملے. تو آئیے اسی نسبت سے تعلق رکھنے والے چند مزید سوالات جو ہے نا ہم یہاں پر حل کریں گے. پہلا سوال آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے. ایک مستطیل نما میدان کی لمبائی اور چوڑائی بالترتیب 50 میٹر اور 15 میٹر ہے. میدان کی لمبائی اور چوڑائی کی نسبت معلوم کیجئے. تو یہاں پر کیا دیا گیا ہے طلبہ؟ ایک مستطیل نما میدان ہے, کھیل کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو, تو وہاں پر جو ہے اس کی لمبائی 50 میٹر اور چوڑائی جو 15 میٹر دی گئی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کی اسکرین پہ ایک میدان دکھایا گیا ہے جس کی جو ہے لمبائی کتنی ہے طلبہ؟ لمبائی جو ہے اس کی 50 میٹر ہے, اور جس کی چوڑائی کتنی ہے؟
की चौड़ाई, देखिए लंबाई मसावी है 50 मीटर, चौड़ाई मसावी है 15 मीटर। तो अब देखिए हम उसको लिखेंगे, मुस्ततिल नुमा मैदान की चौड़ाई मसावी है 15 मीटर। ठीक है, तो अब हमको क्या मालूम करना है, लंबाई और चौड़ाई की निस्बत, यानी कि उस जो है मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत क्या होगी मालूम करना है। ठीक है, तो आइए तलबा इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई मालूम करते हैं, लंबाई और चौड़ाई की निस्बत मालूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैदान की लंबाई बटे मैदान की चौड़ाई, मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई मसावी है, मैदान की लंबाई कितनी है 50 मीटर, मैदान की चौड़ाई 15 मीटर। तो लिहाजा हम इसको तकसीम करते हैं, मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत मसावी है 50 बटे 15, 50 और 15, 50 बटे, इस कसर को हम मुख्तसर करते हैं, 50 बटे 5 और जो है 15 बटे 5, लिहाजा हम इसको मुख्तसर करते हैं, मुस्ततिल नुमा मैदान की लंबाई और चौड़ाई मसावी है 10 बटे 3, 5 10 50 हो गया, नीचे जो है ना नसब नुमा में 5 दिया 15 हो गया, तो लिहाजा इसकी निस्बत क्या हुई 10 निस्बत 3। तो आइए इसी तरह की और एक मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर की निस्बत मालूम कीजिए। तो इसको हल करते हैं, पहले क्या क्या दिया, यहाँ पर जो है देखिए तलबा सेंटीमीटर और मीटर में दिया गया है, तो लिहाजा इनकी इकाइयाँ मुख्तलिफ हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी इकाइयों को यकसां करते हैं। यहाँ पर हम जो है या तो सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में तब्दील कर सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में तब्दील करना है तो जो है मीटर वाली कदर को, मीटर वाली मकदार को हम क्या करना पड़ेगा, ज़रब देना पड़ेगा। अगर हम बड़ी जो है कीमत से, बड़ी इकाई से छोटी इकाई में तब्दील करना है तो वहाँ पर तकसीम का अमल होता है, लिहाजा हम क्या करेंगे, तकसीम और ज़रब में से ज़रब को चुनेंगे। लिहाजा 1 मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। 1 मीटर मसावी कितना होता है हमें मालूम है, 1 मीटर मसावी जो है 100 सेंटीमीटर होता है, लिहाजा 1.5 मीटर कितना होगा, 1.5 ज़रब 100, तो यहाँ पर कितना हासिल हुआ हमें, 150 सेंटीमीटर हासिल हुआ। तो अब हम इसको हल करते हैं, 90 सेंटीमीटर निस्बत 1.5 मीटर मसावी होता है 90 सेंटीमीटर बटे 1.5 मीटर। हमने क्या किया, यहाँ पर निस्बत को कसर में तब्दील किया, तो 90 सेंटीमीटर निस्बत 1.5 मीटर मसावी 90 बटे 1.5 मीटर को हमने तब्दील किया था सेंटीमीटर में, जो कि हमें हासिल हुआ 150 सेंटीमीटर, लिहाजा हमने यहाँ पर 150 सेंटीमीटर लिया। तो 90 सेंटीमीटर निस्बत, तो यहाँ पर देखिए तलबा 90 सेंटीमीटर निस्बत 1.5 मीटर मसावी, हमने जो है सिफर, शुमार कुनिंदा का सिफर और नसबनुमा का सिफर निकाला, तो हमें क्या हासिल हुआ, 9 बटे 15 हासिल हुआ। इसको हम मज़ीद हल करते हैं, 9 और 15 का जो है क्या करते हैं, आधे आज़म लेकर इसको तकसीम करते हैं, तो आधे आज़म इन दोनों का क्या है, 3 है, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो लिहाजा हमें क्या हासिल हुआ, 90 सेंटीमीटर निस्बत 1.5 मीटर मसावी होता है 3 बटे 5 के, या हम इसको निस्बत में इस तरह लिखते हैं 3 निस्बत 5, शुमार कुनिंदा जाके मुक़द्दम बना और नसबनुमा जाके मुअख्खर बना, लिहाजा 90 सेंटीमीटर निस्बत 1.5 मीटर मसावी होता है 3 निस्बत 5 के। आइए तलबा हम और एक सवाल हल करते हैं, दर्ज झेल तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए और निस्बत बताइए। एक तस्वीर आपको जो है ना स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, उन तस्वीर में जो है ना मुख्तलिफ ज्योमेट्री के अशकाल दिए गए हैं, उनको देख कर हम जो है ना सवालों के जवाब देना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सफ़ेद कलर में जो है एक मुस्ततिल दिखाया गया है, उस मुस्ततिल में 3 जो है लाल कलर के जो है मुसल्लसात दिए गए हैं, फिर जो है 2 दायरे नीले कलर में दिए गए हैं और 2 मुरब्बे जो है जर्द कलर में दिए गए। जुमला यहाँ पर 8 जो है ज्योमेट्री के अशकाल आपको दिए गए हैं, एक मुस्ततिल, 2 दायरे, 3 मुसल्लसात और 2 मुरब्बे। तो अब हम जो है ना इस तस्वीर को जहन में रखते हुए सवालात हल करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है, मुसल्लसों की कुल तादाद की दायरों की कुल तादाद से निस्बत मालूम कीजिए। तो इस तस्वीर में कितने मुसल्लसात हैं, 3 मुसल्लसात हैं, दायरे कितने हैं, 2 हैं, लिहाजा इसकी निस्बत क्या हुई, 3 निस्बत 2 हुई, 3 मुसल्लसात 2 दायरे। इसी तरह से दूसरा सवाल क्या है, मुरब्बों की कुल तादाद की मुसल्लसों की कुल तादाद से। तो यहाँ पर मुरब्बों की तादाद कितनी है, जो कि जो है जर्द रंग में दिखाए गए हैं, 2 हैं, और जो है मुसल्लस कितने हैं, 3 हैं, तो लिहाजा इसकी निस्बत क्या हो गई, 2 निस्बत 3, यानी कि 2
मुरब्बे और 3 मुसल्लसात। इसी तरह से और एक सवाल है, मुस्ततील की कुल तादाद की बकिया तमाम अशकाल की कुल तादाद से। तो मुस्ततील कितने हैं यहाँ पर, जो कि सफ़ेद रंग में हमने शुरू में बताया आपको, 1 है। और जो है तमाम अशकाल बकिया, मुस्ततील को छोड़कर दूसरे कितने अशकाल हैं, 7 अशकाल हैं, जिसमें 3 मुसल्लसात, 2 दायरे और 2 मुरब्बे मिलाकर 7 अशकाल हैं। तो लिहाजा इसकी निस्बत क्या हुई, 1 निस्बत 7। वेरी गुड। तो आइए और एक सवाल हम हल करते हैं। हामिद और अकबर 1 घंटे में बितरतीब 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत बताइए। यहाँ पर जो है ना दो अशखास हैं, हामिद और अकबर। ये जो है ना एक सफ़र पे निकले हैं। 1 घंटे का जो है ना सफ़र तय करने के बाद हामिद जो है 9 किलोमीटर का फासला तय किया और अकबर ने जो है 12 किलोमीटर का फासला तय किया। तो हमें क्या मालूम करना है, हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत बताइए, मालूम करना है। तो अब इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तलबा देखिए दिया गया, पहले क्या क्या दिया गया है वो हम जो है ना इससे अख्ज़ करेंगे। हामिद और अकबर के ज़रिए लिया गया वक्त, इस जो सवाल में क्या दिया गया है, हामिद और अकबर ने कितना वक्त लिया, दोनों ने जो है ना 1 घंटे का वक्त लिया। ठीक है। तो अब देखिए हामिद के ज़रिए तय करदा फासला, हामिद ने कितना फासला तय किया तलबा, हामिद ने 9 किलोमीटर का फासला तय किया। उसी तरह से अकबर के ज़रिए तय करदा फासला, अकबर ने कितना फासला तय किया, अकबर ने 12 किलोमीटर का फासला तय किया। तो हमने जो जो चीज़ें सवाल में दिया गया था, जो जो चीज़ें दिए गए थे, उसको जो है ना अख्ज़ करके लिखा। ठीक है। तो अब हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर रफ्तार जो है नहीं दी गई, तो सबसे पहले हमको रफ्तार मालूम करना पड़ेगा, रफ्तार क्या है और इस सवाल में दोनों की रफ्तार क्या है, उसके बाद हम दोनों की जो है ना निस्बत मालूम कर सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, हम ये जानते हैं कि रफ्तार का एक आसान सा जो है हमारे पास ज़ाब्ता है, फार्मूला है, रफ्तार मसावी है तय करदा फासला बटे लिया गया वक्त। तो ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हुए हम जो है इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, हामिद की रफ्तार मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद जो है अकबर की रफ्तार मालूम करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन दोनों की निस्बत जो है, इनके दोनों की रफ्तारों की निस्बत हम जो है मालूम कर सकते हैं। तो आइए इसको जो है हल करते हैं। तो हामिद की रफ्तार, हामिद की रफ्तार को मालूम करने के लिए हमें क्या है, हामिद के ज़रिए तय करदा फासला बटे हामिद के ज़रिए लिया गया वक्त। तो हामिद की रफ्तार मसावी है, हामिद ने कितना फासला तय किया भाई, हमने अख्ज़ किया था, हमने जो है मालूम किया था 9 किलोमीटर बटे हामिद के ज़रिए लिया गया वक्त, उसने 1 घंटा वक्त लिया 9 किलोमीटर फासला तय करने के लिए। लिहाजा इनकी इकाइयाँ निकाल के हम इसको हल करेंगे। ऊपर शुमार कुनिंदा में 9 बचा और जो है नसबनुमा में 1, लिहाजा इसको हल करने पर हमें क्या हासिल हुआ, 9 हासिल हुआ, 9 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो हामिद की रफ्तार क्या है, 9 किलोमीटर फ़ी घंटा है। 1 घंटे में जो है 9 किलोमीटर का जो है ना फासला उसने तय किया, ये उसकी रफ्तार है। इसी तरह से जो है ना हम अकबर की जो है रफ्तार मालूम करेंगे, अकबर की रफ्तार मसावी है। उसी तरह से हम ज़ाब्ता लिखेंगे, अकबर के ज़रिए तय करदा फासला बटे अकबर के ज़रिए लिया गया वक्त। तो हमने अकबर का तय करदा फासला जो है ना मालूम किया था, सवाल में दिया गया था कि जो है 12 किलोमीटर का फासला उसने तय किया, उसने भी जो है 1 घंटे का वक्त लिया। लिहाजा इनकी इकाइयाँ निकाल के हम इसको हल करेंगे। 12 बटे 1 मसावी है, हमको जो है 12 का 12 हासिल हुआ, 12 किलोमीटर फ़ी घंटा। यानी कि हामिद की रफ्तार 9 किलोमीटर फ़ी घंटा है और अकबर की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है। हमें जो है ना दोनों की जो है रफ्तारें मालूम हो गई। अब जो है दोनों की निस्बत आसानी से हम मालूम कर सकते हैं। हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी हामिद की रफ्तार निस्बत अकबर की रफ्तार। तो हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी, हामिद की रफ्तार कितनी है, 9 किलोमीटर फ़ी घंटा है और अकबर की रफ्तार कितनी है, 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो तलबा देखिए हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी है, इनकी इकाइयाँ निकालेंगे। यहाँ पर 9 बचा, निस्बत 12 यहाँ पर बचा। तो इसको निस्बत को हम क्या करेंगे, कसर में लिखेंगे हल करने के लिए। हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी है 9 बटे 12। इसको हम तकसीम करेंगे, इसको 3 के पहाड़ से तकसीम करेंगे, 3 तिया 9 और नसब नुमा को भी तकसीम करेंगे, 3 चौक 12। लिहाजा हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी है 3 बटे 4। तो ये कसर में हासिल हो, हम इसको आसानी से निस्बत में लिख सकते हैं। लिहाजा हामिद की रफ्तार की अकबर की रफ्तार से निस्बत मसावी है 3 निस्बत 4। हमें जो है ये जो है ना निस्बत इनकी हासिल हो गई। ठीक है तलबा।
تو اب آج ہم نے کیا کیا سیکھا اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالتے ہیں. آج ہم نے دیکھا مختلف مقداروں کا موازنہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں. ہم نے دیکھا نسبت کا مفہوم کیا ہے, اس کی معنی دیکھے, ان کی خصوصیات دیکھے. پھر ہم نے دیکھا نسبت کا اطلاق کس طرح سے ہمارے عام زندگیوں میں ہوتا ہے, عام موقعوں پر ہوتا ہے, وہ دیکھا. اس کے بعد ہم نے کہا نسبت سے متعلق عبارتی سوالات بھی ہم نے حل کیے. تو یہ تمام چیزیں آج کی اس کلاس میں ہم نے سیکھے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم تناسب کے بارے میں روشنی ڈالیں گے. تو لہٰذا جو چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں اس کے تحت ایک سوال آپ کی اسکرین پر آئے گا, وہ آپ اس کو ہوم ورک کے طور پر لے لیجئے اور اس کو اپنے گھروں میں حل کرنے کی کوشش کیجئے. سوال کیا ہے, ایک سال میں سیما نے 1.5 لاکھ روپے کمائے اور اس میں سے 50,000 روپیوں کی بچت کی, تو درجہ ذیل نسبت معلوم کیجیے. ایک شخص ہے سیما نامی, اس نے ایک سال میں 1.5 لاکھ روپے کی کمائی کی, اس میں سے اس نے 50,000 روپے بچایا, تو اس کا مطلب کیا ہوا 1 لاکھ روپے اس نے خرچ کیے, اس کے بعد ہی 50 لاکھ روپے بچے. تو اب کیا معلوم کرنا ہے ہمیں, سیما کی کل آمدنی کی بچت سے نسبت معلوم کرنا ہے, اور کیا معلوم کرنا ہے, سیما کی بچت کی خرچ کی گئی رقم سے نسبت معلوم کرنا ہے. تو تمام طلبہ جو چیزیں ہم نے آج سیکھی اس پر مبنی یہ سوال ہے, آپ اس کو اپنے گھروں میں حل کرنے کی کوشش کیجئے. آپ کر سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ انشاءاللہ تعالی اگلی جماعت میں یہ آپ کو حل کر کے اگلی کلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گا. خدا حافظ.